नमस्कार दोस्तों, मैं रमन जी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। इस वीडियो में हम 12वीं क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड अध्याय हम जारी रखेंगे और इस अध्याय में हम जो अभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हमें जानना है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण क्या हैं और जनसंख्या वृद्धि क्या है और साथ साथ में जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। इससे पहले की वीडियो में हम देख चुके हैं कि जनसंख्या वितरण किस प्रकार से पूरे विश्व में असमान है। कहीं पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है तो कहीं पर जनसंख्या कम निवास करती है और साथ साथ में हम जनसंख्या घनत्व को भी देख चुके हैं। इस अध्याय का जो अभी हम इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो ये है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण क्या हैं। एग्जाम में नॉर्मली 5 नंबर का क्वेश्चन इजीली पूछ लेता है ये, और क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जनसंख्या किस क्षेत्र में ज्यादा रहती है, उसकी वजह क्या है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या कम रहती है उसके कारण क्या है, बस यही आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले आप एक इंसान की तरह सोचिए कि यदि आप हैं, आप किस क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि वहां पर पानी मिल रहा हो, वहां जाएंगे। भू-आकृति अच्छी हो, जहां पे यातायात की सुविधाएं हो, जलवायु अच्छी हो, ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो, मृदा अच्छी हो, जहां पर फसल की पैदावार अच्छी हो, खनिज उपलब्ध हो, जहां पर आपको उपयोग किए जाने वाले खनिज आसानी से उपलब्ध हो जाए, नगरीकरण हो, शहरीकरण ज्यादा हो, औद्योगिकरण हो, सामाजिक और सांस्कृतिक सुविधा हो, राजनीतिक अशांति ना हो, समाज में अच्छा भाईचारा चल रहा हो, बंधुत्व चल रहा हो, आप वहीं जाना पसंद करोगे ना, या आप ऐसी जगह जाओगे जहां पे पानी ना मिल रहा हो। देखो, सुनने में अच्छा लगता है कि हम पहाड़ों में जाना चाहते हैं, सर्दी भरी रातों में बिताना चाहते हैं, लेकिन अगर वहां पे आपको परमानेंट शिफ्ट कर दिया जाए तो आप उस जगह से इरिटेट हो जाओगे। तो आपको यही समझना है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण है क्या। पहली बात तो भौगोलिक कारण, इनको हम मेनली 3 भागों में बांटते हैं: भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक व सांस्कृतिक कारण। भौगोलिक कारण यानी कि जो भूगोल से रिलेटेड है। पहली बात, जल की उपलब्धता। जहां जल ज्यादा उपलब्ध होगा, जहां पे नदियां और मीठा पानी उपलब्ध होगा, वहां पे जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। जैसे कि प्राचीन काल में प्राचीन सभ्यताएं थी, जैसे हड़प्पा सभ्यता सिंधु सरस्वती नदी किनारे बसी थी, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता फरात और दजला नदी के किनारे बसी थी। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जहां पे जल की उपलब्धता ज्यादा होती है वहां पे जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। जैसे कि हम आधुनिक भारत के गंगा मैदान में देखें, जहां पे गंगा नदी है तो यमुना नदी है, और भी जहां पे नदियां हैं वहां पे जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, क्योंकि वहां पर जल की उपलब्धता आसानी से हो जाती है, जिससे कि ना सिर्फ पीने योग्य पानी मिलता है बल्कि सिंचाई और फसल के लिए भी पानी मिलता है। दूसरा कारण है भू-आकृतिक कारण। भू-आकृतिक कारण जैसे कि जहां पे संचार सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाए, परिवहन सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाए, मैदानी भागों में ज्यादा जनसंख्या निवास करती है बजाय कि पहाड़ी क्षेत्रों में। ये नॉर्मली है, ठीक है। जलवायु, देखो, जहां पर जनसंख्या कहां निवास ज्यादा करेगी, जहां पर सम जलवायु हो। उष्ण जलवायु होगी, उष्ण मतलब गर्मी ज्यादा होगी तो जनसंख्या कम निवास करेगी। गर्म जगह पर क्यों रहना, कोयला बनना है क्या। उष्ण और सर्द जलवायु होगी तो ज्यादा सर्द जलवायु होगी, तब वहां पे जनसंख्या क्यों निवास करेगी ज्यादा, बर्फ तो नहीं बनना हमें, ठीक है। तो ये चीजें हैं, जहां पर सम जलवायु ज्यादा होगी वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। सम जलवायु, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, मतलब कि जलवायु भी एक फैक्टर है जनसंख्या का निवास करने के लिए। मृदाएं, ठीक है। अब ये देखो, क्योंकि इंसान है, इंसान को भोजन चाहिए और सारा भोजन मांस से ही नहीं मिल सकता, और मांस जानवरों को पालने के लिए भी चारा चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं एक डिपेंड होते हैं, एक निर्भर होते हैं मृदाओं पर। जहां पर मृदाएं ज्यादा अच्छी होंगी, जलोढ़ मृदा होगी, बाढ़ वाली मृदा होगी, जानेंगे कैसा क्या है,
तो जहां पे बाढ़ वाली मृदा होगी, जलोढ़ मृदा होगी, उपजाऊ मृदा होगी, वहां पे जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी, क्योंकि वहां पर खेती बाड़ी और पशुपालन अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया? नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में जाना बताना। आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण में क्या है? खनिज की उपलब्धता। देखो, आपके लिए खनिज, हमारे पास संसाधन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये सारी चीजें खनिज हैं। लोहा, स्टील, ये सारी चीज खनिज है जो हमें आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम अपनी जिंदगी में इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, जहां पर खनिज की उपलब्धता ज्यादा होगी वहां पे रोजगार के अवसर भी ज्यादा होंगे, जनसंख्या वहां ज्यादा निवास करेगी। नगरीकरण, देखो जहां पर नगरीकरण में क्या होता है? नगरीकरण एक ऐसा, जहां पे नगरीकरण होता है वहां पर लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा संबंधी सुविधाएं, रोजगार से संबंधित सुविधाएं आसानी से मिल जाती है। तो लोग ज्यादातर अट्रैक्ट होते हैं कि नगरीकृत शहरों में जनसंख्या ज्यादा निवास हो। जैसे कि अगर आप लोग दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ इत्यादि जो नगर हैं वहां पे जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, क्योंकि वहां पे लोगों के हिसाब से सुविधाएं ज्यादा मिली हुई हैं। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण का मतलब है फैक्ट्री। आप नॉर्मली फैक्ट्रियों से लो, जहां पे औद्योगिकरण ज्यादा होगा, ठीक है, जहां पर फैक्ट्रियां ज्यादा होंगी, उससे क्या होगा? रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे, मजदूरों की ज्यादा आवश्यकता होगी। तो जनसंख्या कहां पे जाएगी? जहां पर रोजगार है वहां जाएगी, या जहां पर रोजगार नहीं है? यहाँ पे रोजगार तो है लेकिन पैसा कम मिल रहा है, जाहिर सी बात है जनसंख्या उस जगह पर जाएगी जहां पर रोजगार ज्यादा मिल रहा है। सिंपल है, ज्यादा सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझो, एग्जाम में लिख के आइए। तीसरा कारण है सामाजिक व सांस्कृतिक कारण। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण में क्या है? देखो, मेरा जैसा समाज जहां पर होगा मैं वहां पर जाकर रह सकता हूँ। हिंदी भाषा बोलने वाले लोग होंगे, मैं इजिली वहां पर रह लूंगा, या भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग होंगे वहां पे ज्यादा आसानी से मैं रह लूंगा। सांस्कृतिक, मेरे जैसे लोग होंगे, मेरे जैसा कल्चर मनाने वाले होंगे, वहां पे आसानी से रह लूंगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप ऐसे क्षेत्र में जाइए जहां पर हिंदी कोई जानता ही ना हो, क्या आप वहां पे जाके रहिएगा? नहीं रहिएगा। क्यों? क्योंकि आपको मेल मिलाप ही नहीं हो पाएगा। और कहां पे मैं आपको बोलूं कि आप ऐसी जगह पे रहिए जहां आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, आए दिन अशांति फैली हुई है, बम विस्फोट हो रहे हैं, क्या वहां पे रहिएगा? नहीं रहिएगा। तो आप कैसी जगह पे रहेंगे? जहां पे सामाजिक और सांस्कृतिक सुविधाएं या मेल मिलाप ज्यादा अच्छा हो। तो ये नॉर्मली ये कुछ कारण हैं जहां पर ये ज्यादा अच्छे से उपलब्ध होते हैं वहां पे जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, जहां पर ये कम उपलब्ध होते हैं वहां जनसंख्या कम संख्या में निवास करती है। तो अभी हमारा नया टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, इसमें हमें क्या देखना है? देखो, जनसंख्या वृद्धि का मतलब है जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या में बदलाव। इसमें हमें वृद्धि को ये नहीं देखना कि बढ़ रही है, हमें देखना है जनसंख्या में बदलाव। देखो, इजी है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था जनसंख्या वृद्धि है क्या। समय के दो अंतरालों में, जैसे कि 2001 और 2011, दो समय के दो अंतराल हो गए, 2001 और 2011 के बीच का जो समय होता है, अगर हम लें 2001 और 2011 के बीच में किसी क्षेत्र में जनसंख्या में जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। जैसे कि भारत में 2001 में एक जनसंख्या थी कुछ और 2011 में जनसंख्या थी, अब वो बढ़ी है या घटी है बाद में। तो जनसंख्या में जो ये परिवर्तन है यही क्या है? जनसंख्या वृद्धि। अब ये देखो, जो ये जनसंख्या में परिवर्तन है ये दो प्रकार से हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। मतलब कि ये जनसंख्या बढ़ भी सकती है और जनसंख्या घट भी सकती है। क्लियर? इतना समझ में आया। अब क्या है, एक नया टॉपिक जनसंख्या वृद्धि क्या है। देखो, हमने बात करी यहाँ पे जनसंख्या परिवर्तन। दो समय अंतरालों में जब किसी क्षेत्र में जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे वृद्धि नहीं, वृद्धि दर। वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि 2001 और 2011 के बीच में, एग्जाम्पल के लिए, भारत की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई है, 5% लोगों की संख्या बढ़ी है, तो ये क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक, इजी है। अब एक नया टॉपिक है, एक नंबर का है, एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे फंसते हैं और वो बच्चा वही छोड़ देता है। देखो, अगर आपको टॉप करना है 95, 98, 90 इतने नंबर लाओगे तो आप टॉप करोगे अच्छे से।
98। ठीक है, 90 तक नंबर लाना बहुत ईजी होता है, आप सरवाइव करके 90 85 तक नंबर लेके आ जाओगे। 90 से ऊपर नंबर लाना वो थोड़ा डिफिकल्ट कर जाता है, और उसके लिए हमें टारगेट बनाना होता है कि एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, अब तो भरमार हो गई एक एक नंबर के क्वेश्चंस की, एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं उस पर हमारी पकड़ अच्छी हो, टू द पॉइंट हमने आंसर दिया और हमें नंबर फटाक से मिल गए, तो हमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक एक नंबर के हिसाब से। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर, यह जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है क्या? इसमें क्या है, दो समय अंतरालों में किसी क्षेत्र में दो समय अंतरालों में, या दो समय में, जैसे भारत के 2011 भारत में एक क्षेत्र हो गया 2001 और 2012। ठीक है, इसमें जो जनसंख्या परिवर्तन हुआ है उसमें क्या है, जन्म माइनस मृत्यु, यह है प्राकृतिक वृद्धि दर। जैसे कि हमने क्या बोला, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि भारत में 2011 और 2001 के बीच में कितने लोगों ने जन्म लिया, माइनस कितने लोगों की मृत्यु हुई। अगर हम माने कि भाई 100 लोगों ने जन्म लिया, 10 लोगों की मृत्यु हुई, तो कितनी वृद्धि हुई टोटल प्राकृतिक वृद्धि, 90 लोगों की जनसंख्या बढ़े। अब दूसरा है वास्तविक वृद्धि। अब देखो कि जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ जन्म और मृत्यु से नहीं बदलती। अगर मैं बोलूं कि भारत, ये हमारा भारत है, इसमें 100 लोगों ने जन्म लिया है, उदाहरण में 100 लोगों ने जन्म लिया, 10 लोगों की मृत्यु हो गई। अब हम एक देखें कि 5 लोग सऊदी अरब चले गए, ठीक है, 5 लोग सऊदी अरब चले गए और 10 लोग दूसरे देश से भारत में आ गए। ठीक, अब हमें क्या करना है, समझना, वास्तविक वृद्धि बता रहा हूं मैं आपको। जन्म कितने ने लिया, 100, मृत्यु कितनी हुई, 10, ठीक है, जमा में, और कितने लोग, आप्रवास मतलब होता है आने वाले, आप्रवास मतलब आ समझे, आने वाले, तो आप्रवास कितने लोगों का हुआ, 10 लोग दूसरे देश से आए, ठीक है, और उत्प्रवास 5 लोग हमारे दूसरे देश में चले गए। तो यहां पे कितने हो गए हमारे, 5 प्लस में 90, तो हमारी वास्तविक जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, 95। ठीक है, यही है वास्तविक वृद्धि दर। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझना बहुत जरूरी है, ये समझ लेना। अगर ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में जाना, जरूर बताना, समस्या का समाधान अच्छे से किया जाएगा, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब जो हमारा नया टॉपिक है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, यानी कि जनसंख्या जो परिवर्तन होता है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या घट रही है, उसके आखिर कारण क्या है। घटक मतलब कि वो कौन से कारण है जिससे कि जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या है, तो इसे हम समझते हैं। अभी देखो, जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक हैं जिससे जनसंख्या बढ़ती है, घटती है, वो हमने वास्तविक कारण में देखा कि जन्म, मृत्यु और प्रवास। देखो, जन्म अगर ज्यादा होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, और मृत्यु ज्यादा होगी तो जनसंख्या घटेगी। प्रवास उसी तरीके से, प्रवास अगर किसी एरिया में ज्यादा हो रहा है, यानी कि किसी एरिया में जनसंख्या ज्यादा आ रही है, तो जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और किसी एरिया में जनसंख्या ज्यादा जा रही है तो वहां पर जनसंख्या क्या, घटेगी। तो मतलब जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, और जिस जगह से हम जाते हैं वहां पर जनसंख्या घटती है, और जहां पर जाते हैं वहां जनसंख्या बढ़ती है, नॉर्मल बात है। ठीक है, अब जन्म दर क्या है, क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो जन्म दर है क्या। देखो, 1000, कई लोग इसे 1000 में नापते हैं, कई देश, और कई 100 पर भी नापते हैं, लेकिन हम 1000 में दिया हमारी पाठ्य पुस्तक में। जन्म दर है क्या, जन्म दर बताता है कि किसी वर्ष में 1000
जनसंख्या पर जो जीवित बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी संख्या को बता रहा है। इसको हम देखते हैं कि इसे किस फॉर्मूले से निकालते हैं। किसी वर्ष में जीवित जन्म कितने जन्म हुए बटे में उस क्षेत्र में उस क्षेत्र की उस वर्ष जो जनसंख्या थी गुणा में 100। ये एक फॉर्मूला है, नॉर्मली यही हमें लिखना पड़ता है। मृत्यु दर क्या है कि किसी क्षेत्र में किसी वर्ष के दौरान जितने लोगों की मृत्यु हुई है, किसी क्षेत्र में किसी वर्ष के दौरान जितने लोगों की मृत्यु हुई है बटे में उनकी जनसंख्या कितनी थी गुणा में 1000। यानी कि एक किसी क्षेत्र में 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या कितनी उस वर्ष के दौरान, यही है मृत्यु दर। तो इसमें ज्यादा वो नहीं है, फिर भी नॉर्मली फॉर्मूला पूछो, फॉर्मूला याद कर लेना आपको। अगर कुछ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जाइए, जरूर समझाएंगे, उसका रिप्लाई जरूर देंगे हम। और साथ साथ में अगर हमें लगा कि हमें इसको टॉपिक को दोबारा से क्लियर करना चाहिए वो भी हम करने को तैयार हैं। ठीक है, अब है हमारा एक प्रवास। पहला तो हमने पढ़ लिया जन्म, मृत्यु और प्रवास। तीसरा हमें जानना प्रवास। प्रवास है क्या? प्रवास क्या है? उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान पर आगमन। उद्गम मतलब कि जहां से किसी चीज की पैदावार हो रही है। जैसे कि अगर हम लें ये एक क्षेत्र है और यहां पर एक बंदा रहता है, ठीक है, यहां से वो गया और यहां पर वो पहुंच गया, राजा बाबू बन गया ये। अब ठीक है भाई, अब यहां से गया है तो राजा बाबू तो बनेगा। तो यहां से एक क्षेत्र से गया, बी में पहुंचा। जो ये क्षेत्र जहां से गया वो क्या था? उद्गम। और जहां पर वो गया गंतव्य। और जो ये पूरी प्रक्रिया थी वो क्या था? प्रवास। अब एक चीज ध्यान में रखना कि उद्गम क्षेत्र से वो भाई बंदा गया है, एक क्षेत्र से वो गया है, वहां पे जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। और जहां पर वो गया है वहां पे जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? जाहिर सी बात है घटेगी। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो प्रवास होता है वो 3-4 टाइप का होता है। कि हो सकता है वो स्थायी हो, परमानेंट शिफ्ट हो गया हो वहां पर, हो सकता है वो अस्थायी हो, कुछ टाइम के लिए गया हो, 1 महीने 2 महीने साल 2 साल के लिए गया हो, और कुछ हो सकता है मौसमी, यानी कि कुछ मौसम का आनंद लेने के लिए गया हो। ठीक है, मौसमी प्रवास। अब प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? इससे पहले एक टॉपिक है हमारा जो यहाँ पे छूट गया है कि प्रवास कहां से कहां तक होता है। देखो, पहली बात, प्रवास क्या होता है? गांव से गांव, गांव से गांव, एक गांव से दूसरे गांव में गए, ठीक है। अब होगा नगर से गांव, नगर से गांव, कुछ लोग भाई रिटायरमेंट के बाद नगर से गांव चले गए, ठीक है। फिर होगा एक होता है गांव से नगर, फिर एक हो गया नगर से नगर। इस टाइप के प्रवास होते हैं, ये अपनी सुविधा के हिसाब से होता है। अब प्रवास को प्रभावित करने वाले कारण क्या है? क्वेश्चन आ जाता है 3-4 नंबर में इजीली पूछ लेगा, 5 नंबर में पूछ लेता है। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारण क्या है? देखो, मैंने एक चीज आपको क्या बताई, जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारण क्या है? मैंने बताया जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदा, खनिज की उपलब्धता, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सामाजिक व सांस्कृतिक कारण। तो प्रवास के 2 कारण हैं, ठीक है। प्रवास के 2 कारण हैं, एक है प्रतिकर्ष कारण और एक होता है अपकर्ष कारण। प्रतिकर्ष कारण को एक तरीके से नॉर्मली भाषा में बुरे कारण कह सकते हो याद करने के लिए, अपकर्ष कारक को कह सकते हो अच्छे कारण। अप से आ रहा है, आ से अच्छे, ठीक है, और बुरे तो बुरे ही है भैया। तो अपकर्ष को मतलब अच्छे कारण, और बुरे कारण कहां पे होंगे? देखो, अगर कोई उद्गम केंद्र से यहां जा रहा है गंतव्य पर, यहां पर जा रहा है गंतव्य पर, तो यहां पर बुरे कारण कहां होंगे? यहां पर गंतव्य पर, और अच्छे कारण कहां होंगे? यहां पर, ठीक है। यानी कि
जहां पर प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारण हैं, प्रतिकर्ष कारण यानी बुरे कारण और अपकर्ष कारण यानी अच्छे कारण। प्रतिकर्ष कारणों में क्या आता है, जैसे बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, नॉर्मली जब भी किसी को मारा जा रहा है, लूट खसुट हो रही है, चोरी चकारी हो रही है, ये सारी चीजें हैं, उससे क्या है, जलवायु हो गया बुरे कारण। और जहां पे गंतव्य में अपकर्ष कारण क्या है, रहने की अच्छी दशाएं हैं, राजनीतिक स्थायित्व हो रहा है, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, शिक्षा अच्छी मिल रही है, तो वो क्या है, अपकर्ष कारक यानी अच्छे कारण। तो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगर इस वीडियो के दौरान जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो नहीं समझ में आई है तो जरूर प्लीज जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जाएं और बताएं। अभी नहीं, 1 साल बाद देखो, लेकिन देखना, जब देखोगे आप तो जरूर बताना कि कैसा लगा है और कैसा नहीं लगा, क्या मैं सुधार कर सकता हूं पढ़ाने के अंदाज में और क्या थोड़ा बहुत चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, जो समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर जाइए और बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान अच्छे से करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।